हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 16। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलेकुलर फोर्स क्या है इसको समझते हैं। देखिएगा, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये जो पार्टिकल्स हैं इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वह फ्री स्टेट में रह सकता है, यानी कि हम लोग ये बोले कि जो सब्सटेंस है वह मॉलिक्यूल से मिलकर बना है और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है इसकी जो नेचर होती है वो अट्रैक्शन वाली नेचर होती है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ना कि ये रिपेल करते हैं। क्लियर। अब इंटरमोलेकुलर्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। क्लियर। तो यहां पर देखेंगे हमने कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का डेफिनेशन यहां पे लिखा है, यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। मतलब एक ही सब्सटेंस के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। सब्सटेंस एक ही है बट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। क्लियर। एडहेसिव क्या होता है, द अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज नोन एज एडहेसिव फोर्स। मतलब अब मान लीजिए दो डिफरेंट आपके सब्सटेंस है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो आइए दोनों को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लास का दो मॉलिक्यूल्स है। ये जो हमने मॉलिक्यूल्स बनाया, समझिए जूम वर्जन है, बहुत बड़ा करके बनाया। मॉलिक्यूल्स इतने बड़े नहीं होते हैं, इसको जूम करके बनाया गया है। मान लीजिए ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास का है, ग्लास का बना हुआ मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये पहला मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है। अब इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मतलब पहला मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा और जो ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है वो पहले वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहां पर दोनों सेम सब्सटेंस के हैं, दोनों ग्लास के हैं, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स। एफसी का मतलब है कोहेसिव फोर्स। क्लियर। अब ये जो फोर्स होता है मैग्नीट्यूड में बराबर होता है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब पहला जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे मॉलिक्यूल्स पे अगर एफसी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल्स पहले मॉलिक्यूल को उतना ही फोर्स एफसी से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। क्लियर। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, सपोज यहां पर हमने दो मॉलिक्यूल्स लिया। अब की बार जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है। इसमें भी सेम चीज, पहला मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर और दूसरा मॉलिक्यूल्स पहले मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा। तो इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगा, अगर इसको एफ सी डैश बोले, एफ सी डैश बोले, तो पहला मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को एफ सी डैश से खींच रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पहले मॉलिक्यूल को एफ सी डैश फोर्स से ही खींचेगा। क्लियर। बट अब की बार सब्सटेंस बदल गया है। मतलब पहले ग्लास था और अब की बार क्या है, वाटर है। पहले सॉलिड्स था अब लिक्विड हो गया, तो ये एफ सी और एफ सी डैश इक्वल नहीं होंगे। क्लियर। यानी कि आपका कोहेसिव फोर्स जो होता है, जैसे ग्लास सॉलिड सब्सटेंस है, इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, वाटर जो लिक्विड है इनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ये दोनों सेम नहीं होते हैं। क्लियर। यानी कि सॉलिड में ऐसा पाया गया है, सॉलिड में सबसे ज्यादा कोहेसिव लगता है, उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम गैस में। क्लियर। तो यहां पर लिख सकते हैं कोहेसिव फोर्स इन सॉलिड इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड, लिक्विड इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इन गैस। ये ऐसा पाया गया है। क्लियर।
अब चलिए हम लोग यहाँ पे एडहेसिव फोर्स के बारे में समझते हैं। अब मान लीजिए एडहेसिव फोर्स में क्या होना चाहिए, डिफरेंट सब्सटेंस, यहाँ पे सब्सटेंस बदल गया है। सपोज मान लीजिए यहां पर एक ग्लास का मॉलिक्यूल्स लिया और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स लिए हमने वो वाटर का ले लिया। अब ये दो अलग अलग, यानी कि पहला जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास का है और दूसरा मॉलिक्यूल्स वाटर का है। सब्सटेंस बदल गया, लेकिन अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जैसे पहला जो मॉलिक्यूल्स है दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा और दूसरा मॉलिक्यूल्स पहले मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेगा। सब्सटेंस बदल गया है, इसीलिए जो फोर्स की नाम है वो भी बदल जाएगा। यहां पर इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स Fa। लेकिन ये भी एडहेसिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वह भी सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास मॉलिक्यूल्स को अगर Fa फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ग्लास मॉलिक्यूल्स भी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर Fa मैग्नीट्यूड वाली फोर्स से ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, अब की बार आपका पहला मॉलिक्यूल ग्लास का है और दूसरा मॉलिक्यूल हम यहां पे ले रहते हैं मरकरी का है, मरकरी का है। ठीक है। अब की बार मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल्स यानी ग्लास का मॉलिक्यूल्स मरकरी के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच रहा है और इस फोर्स को बोल दिया Fa डैश। तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स भी ग्लास के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचेगा, वो भी कितने फोर्स से, Fa डैश फोर्स से। फोर्स की मैग्नीट्यूड यहां भी सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। बट ग्लास का और वाटर का जो एडहेसिव फोर्स है वह ग्लास और मरकरी के एडहेसिव फोर्स से डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं, यानी कि जो Fa है वो नॉट इक्वल टू Fa डैश। इसको हम लोग को ध्यान से रखना है। ठीक है, ध्यान से याद रखना है। तो चलिए पहले इसको आप क्या करेंगे, पॉज करके पॉज करके इसको आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरमोलेकुलर फोर्स बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोहेसिव भी आ गया और एडहेसिव भी आ गया। चलिए इसको पॉज करके नोट कीजिएगा। हो गया। अब हम लोग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको जरा देखने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट बोलती है जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाली फोर्स होती है, लेकिन इन दोनों में आपका डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास के कारण लगता है, बट इंटरमोलेकुलर फोर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण लगता है, जिसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो आइए इनको यहां पर लिखते हैं। इंटरमोलेकुलर फोर्स, intermolecular force is not a gravitational force। ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके कारण लगता है, ड्यू टू मास। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन वाली फोर्स लगती है। कितना, तो Gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यानी कि जो फोर्स होती है वह आपका
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब यह इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। लेकिन आपका जो इंटरमोलेकुलर फोर्स होता है वह किसके कारण लगता है, तो मोलिक्यूल्स के डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण लगता है, वो मास के कारण नहीं लगता है। तो यहां पे इसको आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, इसको ऐसे घेर दे रहे हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इंटरमोलेकुलर फोर्सेज acting among the molecules due to dipole dipole interaction. And this force is also known as, लिखेंगे, and this force is also known as van der Waals forces. तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण लगता है, और जो ग्रेविटेशन होता है वो मास के कारण लगता है। दोनों फोर्स मतलब इंटरमोलेकुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की दोनों की नेचर सेम है, बट सेम फोर्स नहीं है। नेचर सेम आई मींस दोनों अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ग्रेविटेशन भी अट्रैक्टिव नेचर का होता है और इंटरमोलेकुलर फोर्स भी अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दोनों में रिपल्सन वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों का कॉज अलग है, इसको समझना है। थर्ड पॉइंट क्या बोलती है कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वह इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता। तो उसको यहां पे लिखेंगे, इंटर molecular forces does not obey inverse square rule. inverse square rule मतलब इसमें जो फोर्स है वह नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ये वाला रूल इसमें नहीं चलेगा, नॉट क्लियर। यहां पर जो ग्रेविटेशन होता है वो फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर रूल को, बट ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो नहीं करता है, क्लियर। तीसरा पॉइंट क्या, सॉरी चौथा पॉइंट जो होता है यह शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, मतलब इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। तो शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या है, अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस r है तो इस r का जो मान होना चाहिए वो 10⁻⁻⁹ मीटर से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, यानी r का मान नॉट ग्रेटर देन 10⁻⁻⁹ मीटर। अगर उससे ज्यादा है तो फिर इंटरमोलेकुलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है वो नेग्लिजिबल होगा, मतलब इसकी वैल्यू लगभग 0 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए यहां पर आपका दो मॉलिक्यूल्स है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल r है, तो स्मॉल r की जो मान होना चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के ऑर्डर का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है, अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, तो फिर इंटरमोलेकुलर फोर्स दोनों के बीच में नेग्लिजिबल लगता है, लगभग 0 के बराबर लगता है। और अगर r का मान 10⁻⁹ मीटर से कम है तो इस रेंज वाली डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मोलेकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बाबू? मोलेकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल वर्ड अगर हम लोग यहां पे समझे कि जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होता है वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस अगर मोलेकुलर डिस्टेंस से कम होता है तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। मतलब फोर्स लग रहे होंगे, इंटरमोलेकुलर फोर्स लग रहे हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। मतलब अगर आपका r का मान 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा हो जाएगा, इस केस में जो आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स है, इंटरमोलेकुलर फोर्स जो है वो लगभग 0 बनेगा, मतलब आपका नगण्य के बराबर होगी। कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो लगभग 0 है। क्लियर?
इसके बाद आइए एक पॉइंट और हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए किसी एक मॉलिक्यूल्स को अगर सेंटर मान लिया जाए और इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस के बराबर रेडियस मान लिया जाए, मतलब रेडियस ले लिया जाए और इस सेंटर और रेडियस को लेकर एक स्फीयर बनाया जाए, एक गोला बनाया जाए, तो इस स्फीयर के अंदर जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलेकुलर फोर्स लगेगा और जो मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे, स्फीयर की बाहर होंगे, वो मॉलिक्यूल्स जो सेंटर पे मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इसका इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन नहीं होता है। अब हमने क्या बोला यहां पे इसको समझाते हैं आपको, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मतलब आपका कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का। हो गया? आइए अगला जो पांचवा पॉइंट है, हमने बोला कि मान लीजिए यहां पर एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है और इस मॉलिक्यूल को सेंटर मान लेते हैं और सेंटर, इसको सेंटर मान लिया और आर जो है यह 10 की पावर -9 मीटर के बराबर हमने एक रेडियस ले लिया। मतलब ये जो आपका डिस्टेंस हो गया वो कौन सा डिस्टेंस हो गया? मोलिकुलर डिस्टेंस। मतलब सेंटर पे एक हमने मॉलिक्यूल्स ले लिया और मोलिकुलर डिस्टेंस के बराबर रेडियस लेकर एक हमने यहां पर स्फीयर बनाया, ऐसे स्फीयर। ठीक है, ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ऐसे स्फीयर बनाया। यहां पर आपका एक मॉलिक्यूल्स है जो कि सेंटर पे है। अब देखिएगा इस स्फीयर के अंदर, इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेंटर पे मॉलिक्यूल्स हैं और इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका इंटरमोलेकुलर फोर्स लगेगा। जो मॉलिक्यूल्स इस स्फीयर की बाहर हैं और यहां पे जो सेंटर पे मॉलिक्यूल्स है और दो स्फीयर के बाहर वाला मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में आपको जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस लग रहे होंगे वह नेग्लिजिबल लगेंगे। मतलब इसको हम बोलेंगे कि इंटरमोलेकुलर फोर्स नहीं लग रहे हैं। क्लियर? नेग्लिजिबल है मतलब नहीं लग रहे हैं। और इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी मॉलिक्यूल्स सेंटर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ इंटर मोलिकुलर फोर्स के से बंधे हुए हैं। तो इस स्फीयर का एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी। मोलिकुलर एक्टिविटी कहने का मतलब है कि जो स्फीयर ऑफ मोलिकुलर एक्टिविटी होती है उसकी रेडियस मोलिकुलर डिस्टेंस के बराबर होते हैं और इस स्फीयर के अंदर जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे। जो बाहर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इन लोगों का कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये है आपकी पांचवा नंबर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट करिए। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पढ़ने जो कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात आ गई है तो समझ जाना ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोहेसिव फोर्स पे भी चलेगा और एडहेसिव फोर्स दोनों पे चलेगा, है कि नहीं? चलिए अब यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं जो कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स से रिलेटेड है। यहां पे लिखेंगे एग्जांपल बेस्ड ऑन examples based on cohesive force and adhesive force। जैसे पहला एग्जांपल समझना, यहां पर मान लीजिए आपके वाटर के जो ड्रॉप्स हैं तो बहुत छोटे छोटे जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो सभी ड्रॉप्स एक दूसरे में मिल जाते हैं और एक बड़े ड्रॉप्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी छोटे ड्रॉप्सों में एक कोहेसिव फोर्स लगता है।
तो सभी आपके जो छोटे ड्रॉप्स हैं उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं और सभी एक दूसरे से अट्रैक्ट करके एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन करता है। यहां पर लिखेंगे सेवरल स्मॉल वाटर ड्रॉप्स several small water drops are combined together and it forms they forms a bigger drop। मतलब ऐसे देखिएगा, छोटे छोटे जो आपके ड्रॉप्स हैं ये सभी छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके एक बिगर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करता है। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहे होंगे? कोहेसिव फोर्स लग रहे होंगे। कोहेसिव क्यों? क्योंकि सब क्या है? वाटर के ही आपके ड्रॉप्स हैं, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है और सभी कंबाइंड हो गए एक बड़ा सा ड्रॉप का फॉर्मेशन करता है। दूसरा, ये जो दूसरा है इसको आप अच्छे से समझेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है। तो ये कोल्ड वेल्डिंग का कंसेप्ट है। से मान लीजिए मेटल के दो प्लेट्स हैं, मतलब एक ही मेटल्स के सपोज दो प्लेट्स हैं, ऐसे एक ही मेटल्स के दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स को क्या किया गया है? हाई प्रेशर एक्सर्ट करके, मतलब यहां पर जो प्रेशर है वो हाई है, हाई प्रेशर एक्सर्टेड। तो हाई प्रेशर एक्सर्ट करके इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस मोलिकुलर डिस्टेंस से कम कर दिया जाता है, मतलब हाई प्रेशर एक्सर्ट किया और दोनों प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस है वो मोलिकुलर डिस्टेंस से क्या कर दिया जाएगा? कम कर दिया गया। तो अब इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगने लगा और दोनों प्लेट एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो यहां पर जो आपको फॉर्मेशन हुआ दो प्लेट से, दो प्लेट मिलकर एक प्लेट, तो यहां पर हम लोग बोलते हैं इसको कोल्ड वेल्डिंग हुआ है, मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे में क्या हो गया? चिपक गया है। यहां पर लिख रहे हैं when two metal plates are placed with contact and a high pressure exerted on the both plates and distance between both plates are reduces up to r is equal to 10 raised to the power minus 10 meter, then both plates are combined both plates are इसको क्या रहेगा यहां पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड। when two metal plates are placed with contact and high pressure exerted on the both plates and distance between both plates are reduces up to r is equal to 10 raised to the power minus 9 meter, then both plates are combined together it is known as this process, यहां पे ऐसे लिखेंगे this process is known as
कूल्ड वेल्डिंग, कूल्ड वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग, इसको हम लोग कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। मतलब ये सदा के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में चले जाते हैं। कब? जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर और हाई प्रेशर एक्सर्ट करके इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर -9 मीटर से कम कर दिया जाता है, तो ये सदा के लिए एक दूसरे में कांटेक्ट, सदा के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आपका आर का मान 10 की पावर -9 मीटर से कम हुआ, दोनों के बीच में आपका कोहेसिव फोर्स लगने लगा और एक दूसरे के लिए सदा के लिए दोनों एक दूसरे में चिपक गए। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला, जो कि एडहेसिव फोर्स से रिलेटेड है, इसको नोट कर लीजिएगा। और यहां पर कोल्ड वेल्डिंग कभी कभी पूछा जाता है तो समझेंगे कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है। हो गया? आइए नेक्स्ट, जैसे आपका कोई ग्लास का प्लेट है और भीगा हुआ है, मतलब वेट ग्लास प्लेट, वेट ग्लास प्लेट यानी भीगी हुई ग्लास प्लेट है, इसको पोंछने के लिए, इसको साफ करने के लिए कॉटन क्लॉथ का यूज किया जाता है, मतलब सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? तो तीसरा जो आपका है, मतलब जो आपका वेट ग्लास है, वेट ग्लास प्लेट, वेट glass plate is cleaned by cotton cloth। क्यों? यहां पर देखिएगा कि जो आपका कॉटन क्लॉथ और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगता है, यहां पर लिखेंगे एडहेसिव फोर्स किसके किसके बीच का, तो कॉटन क्लॉथ और वाटर के बीच में जो एडहेसिव फोर्स लगता है वो बड़ा होता है। किससे? तो एडहेसिव फोर्स ग्लास और वाटर के बीच से। मतलब जैसे आपका जो ग्लास सरफेस पे कॉटन क्लॉथ जाएगा तो कॉटन क्लॉथ की जो मॉलिक्यूल्स है वाटर को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि कॉटन क्लॉथ और वाटर के जो एडहेसिव फोर्स है ग्लास और वाटर के एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है। तो जैसे आप सूती कपड़े को भीगे हुए आप ग्लास के प्लेट पे रखेंगे तो कॉटन क्लॉथ उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर? नायलॉन से ऐसा नहीं होता। जो नायलॉन के होते हैं, नायलॉन के जो होते हैं उनके कपड़े से, यानी कि नायलॉन के कपड़े से अगर आप भीगी हुई ग्लास के प्लेट को पोंछेंगे, साफ करेंगे तो साफ नहीं होता है, क्योंकि वहां पर ग्लास और वाटर के बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाता है नायलॉन के क्लॉथ और वाटर से, है कि नहीं? तो यहां पर एडहेसिव फोर्स के कारण ऐसा होता है। चौथा एग्जांपल, जैसे हम लोग स्याही से, मतलब इंक से हम लोग कागज के पेपर पे लिखते हैं, मतलब क्या करते हैं, पेन से जिसमें इंक होता है कि नहीं, और उसको आसानी से हम लोग पेपर पे लिख पाते हैं। इसका कारण क्या है कि स्याही के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इंक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और ये जो कोहेसिव फोर्स है इंक और पेपर के एडहेसिव फोर्स से कम है। मतलब यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, इंक के मॉलिक्यूल्स और पेपर के जो मॉलिक्यूल्स है इनका एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। किसके कोहेसिव फोर्स के? तो इंक के कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए हम लोग आसानी से लिख पाते हैं। क्लियर? तो ये आपके कुछ एग्जांपल हैं जो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स पर बेस्ड है। क्लियर? आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, कोहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है। क्लियर? इसको हम यहां पर इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अब हम लोग का नेक्स्ट जो आने वाली टॉपिक है इस चैप्टर की, वो है सरफेस टेंशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हम कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का जिक्र करेंगे, इसीलिए इसको हम लोग यहां पे पढ़ लिया। क्लियर? यानी कि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो कौन सा लेक्चर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और क्या है वो, सरफेस टेंशन। क्लियर? तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आप सब कोई अच्छे से पढ़ें और रिवीजन जरूर करें। क्लियर? चलिए, सबको वेरी वेरी थैंक यू।